नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके जो एग्रीकल्चर जो मीटरोलॉजी वाला जो कोर्स है उसकी हम बात करने वाले हैं। और उसमें मुख्य रूप से क्योंकि दो चीजें दे रखी है, एक तो एनवायरमेंट स्टडीज और साथ में दे रखा है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये कोर्स किस प्रकार से जो है जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी से, और उसके बाद में हम जो है एनवायरमेंट स्टडीज, एनवायरमेंट क्या होता है, उन सब की हम बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्योंकि एग्रीकल्चर में हम एक चीज पढ़ते हैं मीटरोलॉजी। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? मीटरोलॉजी। एग्रोनॉमी का ही एक छोटा सा पोर्शन है। ठीक है, एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी होता है जो मेजर सब्जेक्ट है, और उसमें एक छोटा सा पोर्शन है जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो मीटरोलॉजी है, ठीक है, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी में हम ये कहते हैं कि इसमें मुख्य रूप से हम बातें क्या क्या करते हैं। तो सर, मीटरोलॉजी की बात करें तो उसमें अधिकतर हम वेदर की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? वेदर की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वो रेनफॉल हो, ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें इरिगेशन से संबंधित हो या वेपराइजेशन से संबंधित हो, ठीक है, ट्रांसपायरेशन से संबंधित हो, ये सारी चीजें हम देखते हैं कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर का और ये जो एनवायरमेंट है, क्योंकि ये एनवायरमेंट के ही पार्ट होते हैं, चाहे वेदर हो, क्लाइमेट हो, ठीक है, एयर हो, रेनफॉल हो, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आपके एनवायरमेंट का ही पार्ट होती है। ठीक है, तो इससे संबंधित, क्योंकि मीटरोलॉजी से संबंधित रिलेटेड चीजें जो है वो एनवायरमेंट से संबंधित चीजें हैं। किससे संबंधित है? एनवायरमेंट से संबंधित चीजें हैं। और जहां पर हम इस कोर्स की बात करते हैं, ठीक है, जहां पर हम इस कोर्स की बात करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि एनवायरमेंट स्टडीज क्या है और साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ये हम इसको कहते हैं एनवायरमेंट स्टडीज, एनवायरमेंट स्टडीज या एनवायरमेंट साइंस हम उसको कह देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, और साथ में हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब ये किस प्रकार से, क्योंकि इसमें भी हम अधिकतर एनवायरमेंट की, पोल्यूशन की, इसके अलावा इकोलॉजी की, रिसोर्स की, इन सब की बातें करते हैं। ठीक है, इनमें हम क्या क्या करेंगे? एक तो एनवायरमेंट के रूप में जानेंगे कि एनवायरमेंट क्या होता है, उसके सारे कंपोनेंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो एक तो एनवायरमेंट की बात करेंगे, इसके साथ में हम कहते हैं कि जो आपका इकोलॉजी वाला पार्ट है, इकोलॉजी का मतलब क्या है? तो इकोलॉजी में सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि जो बायोटिक फैक्टर्स हैं और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, उन दोनों का जो रिलेशन होता है उस चीज को हम किस में देखते हैं? इकोलॉजी में देखते हैं। इकोसिस्टम इकोलॉजी, फूड चेन, फूड वेब, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करते हैं। इसके बाद में आता है एक तो रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स वाला पोर्शन भी हम इसमें कवर करेंगे। रिसोर्स में कौन कौन से आएंगे? तो हम कह रहे हैं कि आपके जो, चाहे वो लैंड रिसोर्स हो, इसके अलावा हम कहते हैं वाटर एक रिसोर्स के तौर पे है, फूड एक रिसोर्स के तौर पे है, फॉरेस्ट एक रिसोर्स के तौर पर है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके क्या है? रिसोर्स के रूप में देखी जाती है। तो रिसोर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, और लास्ट में बचता है आपका डिजास्टर। डिजास्टर की हम बात करेंगे। डिजास्टर क्या है? तो मुख्य रूप से कई प्रकार की चीजें होती है, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, सुनामी आ जाती है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आपके कहीं ना कहीं डिजास्टर के रूप में जानी जाती है। इसमें हम दो पार्ट करेंगे कि एक नेचुरल डिजास्टर है और एक आर्टिफिशियल डिजास्टर है, जो कि इंसानों द्वारा पैदा किए जा रहे हैं। ठीक है, चाहे उसमें न्यूक्लियर एनर्जी हो या कोई और कारण हो, ठीक है, रेल के हादसे हो, दुर्घटनाएं हो, ये सारी चीजें इसी में आती है। तो इनकी भी हम बात करेंगे। तो ये जो पोर्शन है ये सारा एनवायरमेंट से रिलेटेड है, और यहां पर भी हम मीटरोलॉजी में भी एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें की ही स्टडी करते हैं। तो ये इसी का एक क्या है? कोर्स है। एग्रीकल्चर जो मीटरोलॉजी है इसी का कोर्स है, इसीलिए हम इसको, ठीक है, आपने देखा होगा कि इसको हम AGMET के रूप में लिखते हैं। AGMET
MET। इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी 1 to 1। ठीक है, 1 to 1 का आपको पता ही है, फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर है और एक ही कोर्स है, इसलिए इसको 1 to 1 के रूप में लिखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपके इस प्रकार से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर इसको देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि एनवायरमेंट क्या है, और एनवायरमेंट जो साइंस है, ठीक है, क्या है, एनवायरमेंट जो साइंस है उसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है, और साथ में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इन सब बातों का हम इसमें जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनवायरमेंट क्या है। जो एनवायरमेंट है वो होता क्या है, सिंपल भाषा में मैं यदि आपको समझाऊं तो हम ये कहेंगे कि एनवायरमेंट मुख्य रूप से आपके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से मिलकर बना रहता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। फैक्टर से मिलकर बना हुआ है। अब देखो बायोटिक में क्या क्या आता है, तो जहां पर हम प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है, प्लांट्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, माइक्रोब्स की बात करते हैं, ठीक है, चाहे वो आपके समुद्र के जीव हो, ठीक है, उनकी हम बात करते हैं, ये सारे आपके बायोटिक फैक्टर्स के रूप में होते हैं। ठीक है, ये क्या है, बायोटिक फैक्टर है एनवायरनमेंट के। दूसरी तरफ होता है एबायोटिक फैक्टर, इसमें आपके चाहे टेम्परेचर की बात कर लो, रेनफॉल की बात कर लो, ह्यूमिडिटी की बात कर लो, ये सारी चीजें क्या आती है, ये सारी चीजें एबायोटिक फैक्टर्स के रूप में देखी जाती है। चाहे हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, ये सारी किससे रिलेटेड है, एबायोटिक। अब हम ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट हमें ये बताता है कि एबायोटिक फैक्टर्स का बायोटिक फैक्टर्स पे क्या इफेक्ट है, और बायोटिक फैक्टर्स का एबायोटिक फैक्टर्स पे क्या इफेक्ट है। ये चीजें जो परस्पर इनका रिलेशन है, ठीक है, इन दोनों का जो रिलेशन है उसको बताने का काम, रिलेशन को बताने का काम किसका है, एनवायरनमेंट का है। बात समझ में आई क्या। जनरली हम यदि एक एग्जाम्पल के रूप में भी समझना चाहे, ठीक है, तो हम यदि इंसानों की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हम कहीं ना कहीं इंटरेक्टेड है किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, या जो एबायोटिक फैक्टर्स है उनके साथ। ठीक है, चाहे वो सोइल हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो आपका वाटर हो, इन सब के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। और जो बायोटिक फैक्टर्स है वो तो एबायोटिक फैक्टर्स के बिना पॉसिबल है नहीं, लेकिन एबायोटिक फैक्टर्स पर जो बायोटिक फैक्टर्स का इफेक्ट है वो भी हम इसमें अध्ययन करते हैं, उसका भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। बात समझ में आई। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। एनवायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, कौन सा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, जिसका अर्थ होता है सराउंडिंग। क्या होता है दोस्तों, सराउंडिंग, यानी कि आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो एनवायरमेंट है। सिंपल भाषा में हम ये कहे कि एरिया जो हमारे आसपास का है, ठीक है, सराउंडिंग्स है हमारे आसपास की, वो सारी किस में आती है, एनवायरमेंट में आती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपको परिभाषा तो समझ में आ गई एनवायरमेंट की, ठीक है। अब दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो आपका रहने वाला है कि एनवायरमेंट स्टडीज क्या है या एनवायरमेंट साइंस क्या है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर बात करते हैं एनवायरमेंट साइंस की। ठीक है, एनवायरमेंट साइंस की। अब ये जो एनवायरमेंट साइंस है इसमें सीधा सीधा हम जो एनवायरमेंट है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनका, उनके सॉल्यूशन का, ठीक है, और आने वाली जो हमारे पास और जो प्रॉब्लम्स है उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंट स्टडीज हमें क्या बताती है, प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सॉल्यूशन के बारे में। जब हम प्रॉब्लम्स जान पाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स का हमें पता चल जाता है, तो सॉल्यूशन फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स के साथ में ही जो है हमें देखने को मिलता है। हम जो है सॉल्यूशन कब निकाल पाते हैं, मान लो आप बीमार हो तो उस बीमारी का जो है सॉल्यूशन कैसे निकलेगा,
जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, तब जाकर उससे रिलेटेड जो दवा है वो हमें मिलेगी। वही चीज है कि पहले हम प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन देखते हैं, और ये जो प्रॉब्लम और जो सॉल्यूशन है, इसी प्रक्रिया को हम एनवायरमेंट साइंस के रूप में जानते हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एनवायरमेंट है उसको समझना, उसकी प्रॉब्लम्स को जानना और उसका सॉल्यूशन करना, ये आपका क्या होता है, एनवायरमेंट साइंस होती है। ठीक है, सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। एनवायरमेंट साइंस का आज क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ में ये देखेंगे कि स्कोप क्या है। ठीक है, स्कोप, और एक और इंपॉर्टेंट जो चीज है वो देखेंगे ऑब्जेक्टिव। ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, एनवायरमेंट साइंस का हमें बताने का या इसके बारे में हमें जानने का मोटिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, वो चीज हम समझने का प्रयास करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पहले चैप्टर के रूप में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इजी सा आपका ये कोर्स है, ज्यादा इसमें जो है आपको वो नहीं करना है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं है, बिल्कुल इजी चीजें हैं। एनवायरमेंट के बारे में जो पहली यूनिट है वो एनवायरमेंट के बारे में बताती है। दूसरी यूनिट में हम मुख्य रूप से इकोलॉजी की बात करते हैं, रिसोर्स की बात करते हैं, फिर हम डिजास्टर मैनेजमेंट, लास्ट में हम जो पोर्शन है हमारा लास्ट वाला, वो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ पर फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा ये कोर्स। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है हमने पहले ही देख रखी है। जैसे यहाँ पर बात करें पोल्यूशन, एक चीज और आएगी इसमें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोल्यूशन। पोल्यूशन हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारी 6th क्लास है उसमें साइंस की बुक आती है, वहां से स्टार्ट होता है पोल्यूशन। उसके बाद में हम हिंदी में जो है पैराग्राफ लिखते हैं, इंग्लिश में पैराग्राफ लिखते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है। 12th क्लास तक हम जो है एग्रीकल्चर में पोल्यूशन पढ़ते हुए आते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर बीएससी में भी आकर हम जो पोल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो ये फेमिलियर चीजें हैं। अधिकतर हम क्या कर रहे हैं, जो आपकी पहली की जानी हुई चीजें हैं, आप उनके बारे में अच्छे से अवेयर हो, नॉन हो उनके बारे में। ठीक है, वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा रिसोर्स के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे कि आपके वाटर क्या है, एयर क्या है, फूड क्या है, इसके साथ में फॉरेस्ट क्या है। ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्स किस प्रकार से काम करते हैं, ये सारी चीजें। इकोलॉजी के बारे में अच्छे से हम 10th क्लास में पढ़ते हैं साइंस की बुक में। ठीक है, इकोलॉजी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या है, इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि कंज्यूमर क्या है, ठीक है, प्रोड्यूसर कौन है, ये सारी चीजें, एनर्जी कहाँ से आ रही है। ठीक है, इकोसिस्टम में एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये सारी चीजें हम पहले ही पढ़े हुए हैं, इसलिए हमारे लिए कोई भी नई चीज नहीं है, इनमें सारी चीजें पहले ही देखी हुई है, इसलिए आपके बिल्कुल इजी हो जाता है मामला। तो स्टार्ट करते हैं सारी बातों को सीखते हुए, सारी बातों को देखते हुए। यहां से हम सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंट की डेफिनेशन से। ठीक है, एनवायरमेंट क्या है, तो ये फ्रेंच वर्ड है, और जो ये आपके जिसको हम कह रहे हैं एनवायरवेयर, ये आपके सराउंडिंग्स को बताने का काम करता है। ये शब्द है और इसका मतलब होता है फ्रेंच में सराउंडिंग, यानी कि आसपास का एरिया। सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास का एरिया, वो आपका सराउंडिंग है। यहां पर हम यदि डेफिनेशन की बात करें तो यहां ध्यान देना, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, क्या बायोलॉजिकल फैक्टर को मैं मुख्य रूप से कह सकता हूं कि ये बायोटिक फैक्टर है। ठीक है, बायोलॉजिकल को बायोटिक बोल सकता हूं, और इन दोनों को मिलाकर क्या मैं एबायोटिक लिख सकता हूं। जी सर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वही तो बायोटिक फैक्टर होते हैं, और जो आपके फिजिकल केमिकल फैक्टर होते हैं उन्हीं को तो मिलाकर हम एबायोटिक फैक्टर कहते हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का जो आपका इंटरेक्शंस है, ठीक है, इनके मध्य जो इंटरेक्शंस है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एनवायरमेंट कहते हैं। ठीक है, सिंपल और बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स का इंटरेक्शंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, आपके एनवायरमेंट कहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं एनवायरमेंट साइंस क्या है। ठीक है, एनवायरमेंट साइंस में देखो, एक तो हम स्टडीज करते हैं एनवायरमेंट इश्यू, इश्यू बोल सकते हैं या प्रॉब्लम्स का। ठीक है, किस किस की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, जैसे पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। तो इश्यू में हम कह रहे हैं कि एनवायरमेंट स्टडीज में हम पोल्यूशन जैसे इश्यूज की बात करते हैं, डिजास्टर जैसे इश्यूज की बात करते हैं। ठीक है, उनके मैनेजमेंट की बात करते हैं। दूसरी बात, इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट एनवायरमेंट कंपोनेंट यूजिंग साइंटिफिक
प्रिंसिपल्स। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के मध्य में क्या रिलेशन है, ठीक है, उस रिलेशन का, उस इंटरेक्शंस को भी समझने का प्रयास करेंगे जो कि अलग अलग कंपोनेंट। अब देखो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, एक तो बायोटिक फैक्टर्स जो कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और दूसरा एबायोटिक, वो भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में देखने को मिलता है। आई बात समझ में? तो ये दोनों चीजों का क्या होता है, इनका इंटरेक्शंस होता है, और इस इन इंटरेक्शंस को हम समझने के लिए, एनवायरनमेंट के इश्यूज को समझने के लिए क्या करते हैं, एनवायरनमेंट साइंस का अध्ययन करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। तो ये वो बताने का काम करती है। तो दूसरी जो आपका परिभाषा है या डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। पहला एनवायरनमेंट है, ये हमारे सराउंडिंग को बताने का काम करता है। दूसरी बात, ये बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स के इंटरेक्शंस को बताने का काम करता है, ठीक है। एनवायरनमेंट स्टडीज जो है मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, इसका मतलब हो गया इसमें अलग अलग चीजें काम करती है। इसमें थोड़ी बहुत हम बायोलॉजी की भी बात करेंगे, इसमें थोड़ी बहुत हम केमिस्ट्री की भी बात करेंगे, इसमें थोड़ी बहुत जियोलॉजी की भी बात करेंगे, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ एक साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का एक कोऑर्डिनेशन है, मिला जुला रूप है। तो वो चीज देखने को मिलती है। यहाँ पर हम स्टडीज कर रहे हैं एनवायरनमेंट इश्यूज की, प्रॉब्लम्स की, ठीक है, और जो अलग अलग कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के, उनके मध्य इंटरेक्शंस की हम यहाँ पर बात करते हैं, और वो भी साइंटिफिक तरीके से उनको समझने की कोशिश करते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल के साथ में, कि क्यों ये चीज इससे रिलेटेड है, इससे जुड़ी हुई है, इसका क्या कारण है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। सबसे पहले क्या स्कोप है एनवायरमेंटल स्टडीज में, क्या क्या स्कोप देखने को मिलता है। स्कोप का मतलब होता है आपके फ्यूचर में क्या क्या संभावनाएं हैं, ठीक है, वही बात होती है। तो एनवायरमेंट जो स्टडीज होती है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जो है आपको कोई भी स्कोप नहीं देखने को मिलता है, इस प्रकार की कोई भी बात नहीं हो सकती, ठीक है। क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी उनकी हम बात कर लेते हैं। एक तो रिसोर्स अवेयरनेस के बारे में, ठीक है, ये हम ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंट स्टडीज का इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। स्कोप और इंपॉर्टेंस दोनों चीजें एक जैसी ही जो है आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले रिसोर्स अवेयरनेस, रिसोर्स क्या होते हैं पहले तो ये समझना, जो प्रकृति में हमें मिले हुए हैं, ठीक है, नेचर से हमें क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। जैसे कि आपके सॉइल हो गई, जो लैंड है, सॉइल है, उसको हमने थोड़ी बनाया है, वो प्रकृति में हमें नेचर में ऑटोमेटिक पहले से ही बनी हुई मिली है, हमने उसमें जो है फसल उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया है, तो ये एक रिसोर्स के तौर पे है। माइनिंग करने वाले जो पत्थर होते हैं वो रिसोर्स के तौर पे है। फूड एक रिसोर्स के तौर पे है। इसके अलावा हम कहेंगे फॉरेस्ट रिसोर्स है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स है, और इनके बारे में जानना एनवायरमेंट स्टडीज का एक स्कोप है, ठीक है। इनके बारे में जानना और इनका सही ढंग से यूज करना, ये चीज क्या होती है, स्कोप के रूप में है, ठीक है। तो एजुकेट अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी नॉन इन रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है, सोर्स के रूप में, चाहे वो रिन्यूएबल हो। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जिनको हम दोबारा बना सकते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो रिन्यूएबल का मतलब क्या है, जिनको हम दोबारा बना सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब है जिनको हम एक बार यूज कर लिया हमने, उसके बाद में हम दोबारा उसको रीजनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को हम एक बार यूज करते हैं, गाड़ी चला ली हमने, उसके बाद में हम दोबारा से उसको नहीं बना सकते, ठीक है, वो CO2 के रूप में एनवायरनमेंट में चला गया। लेकिन जहां पर हम बात करते हैं रिन्यूएबल की, तो जो सोलर ऊर्जा है, सोलर जो एनर्जी है, वो एक तरह से क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में जानी जाती है, ठीक है, यानी कि उसको हम दोबारा से बना पा रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं, तो वो चीज देखने को मिलती है, इनके बारे में जानने को मिलेगा। दूसरी बात, बायोलॉजिकल सिस्टम्स। बायोलॉजिकल सिस्टम्स का मतलब है कि किस प्रकार से इकोसिस्टम के रिलेशंस होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे किस प्रकार से मिट्टी पे डिपेंड है, सोइल पे डिपेंड है, सोइल किस प्रकार से पेड़ पौधों पे डिपेंड है, ये चीजें प्लांट्स पे डिपेंड होने की, ये चीजें समझने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हम ये समझते हैं कि जो आपका स्पीसीज है, एक जो स्पीसीज है वो दूसरी स्पीसीज को कैसे अफेक्ट करती है, ठीक है, चाहे वो कंपटीशन के थ्रू हो, चाहे कोई अदर जो प्रक्रिया है उसके थ्रू हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उस
अफेक्शन को समझने का, उस अफेक्ट को, उस किस प्रकार से अफेक्ट कर रही है उस चीज को समझने का प्रयास भी हम यहाँ करते हैं। ठीक है, तो हम जो है एक्सप्लेन करते हैं क्यूज इफेक्ट ऑफ रिलेशन इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में अलग अलग चीजें होती है, उनका जो रिलेशनशिप है उसको समझने का प्रयास करते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इस बात को भी हम समझेंगे। ठीक है, जो एनवायरमेंट होता है उसमें जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जो आपके बायोलॉजिकल चीजें हैं उनमें एक तरह से अलग डिफरेंट चीजें देखने को मिली, एक ही चीज पर जो है डिपेंड ना रहे, हम अलग अलग चीजें रहे हैं हमारे पास, उस प्रकार की जो है, यानी कि एक ही जीव में अलग अलग वेरिएशन। ठीक है, तो वो बायोडाइवर्सिटी को बताता है। अब इसके कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब उसको बचाना। ठीक है, तो एनवायरमेंट स्टडीज हमें ये बताती है कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी एक जो आपका स्पीसीज होती है वो यदि विलुप्त हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है इकोसिस्टम से, तो उसका इफेक्ट अदर स्पीसीज पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, एक स्पीसीज रिमूव होने का मतलब है उस पर डिपेंड रहने वाली दूसरी स्पीसीज भी वहां से रिमूव हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो वो चीज हमें कौन बताता है? आपके एनवायरमेंट स्टडीज ही बताती है। प्रोवाइड नॉलेज ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड थ्रेट, यानी कि अलग अलग जो स्पीसीज है उनकी कितनी डाइवर्सिटी है, वो कितनी अलग अलग है, और उनमें थ्रेटन क्या है। थ्रेटन मतलब उनको खतरा कहां से आ रहा है, कौन सी चीज उनके लिए खतरा है। क्योंकि कई स्पीसीज क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, जनरल भाषा में हम कहें तो कई स्पीसीज क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो दिखना ही बंद हो जाती है। ठीक है, उनका जो जनन प्रोसेस है वो ही आगे नहीं बढ़ पाती है और वो विलुप्त हो जाती है, निकल जाती है यहाँ से। ठीक है, तो उसकी वजह से अदर जो स्पीसीज है वो भी प्रभावित होती है, वो भी अफेक्टेड होती है। ठीक है, तो एक तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी को पहचानना और उसके थ्रेट को, उसको क्या खतरा है इस चीज को पहचानना। इसके बाद में आता है, मैंने कहा था पोल्यूशन और डिजास्टर, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी एनवायरमेंट के। ठीक है, पोल्यूशन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, जनरली हम देखते हैं चारों ओर जो है एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। इसके अलावा हम कहते हैं जो आपका वाटर पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं इनका कारण जानना, इनके जो कंसिक्वेंस है, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा वो जानना, इनका जो है आपके हम कह सकते हैं माइटिगेशन, जो मेजरमेंट है, मेजर ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड डिजास्टर। इसके साथ में हम ये देखेंगे कि नेचुरल जो डिजास्टर है वो कौन कौन से हैं और बाहर वाले जो ह्यूमंस के द्वारा हम कह सकते हैं कि बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं, वो डिजास्टर कौन कौन से हैं। जैसे कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर जो हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं वो एक डिजास्टर के तौर पे कभी कभी देखने को मिलती है। एक्सीडेंट हो जाना, रेल एक्सीडेंट, जो आपके एरोप्लेन एक्सीडेंट हो जाना, इस प्रकार की जो चीजें होती है, एयर एक्सीडेंट होते हैं, ये भी एक डिजास्टर के रूप में ही देखे जाते हैं और ये आर्टिफिशियल डिजास्टर है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल के तौर पे हम ये कहते हैं कि सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, इसके अलावा फ्लड आ गया, इसके अलावा ड्रोट हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, नेचुरल होती है, इनको हम कह सकते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं इनको भी हम प्रभावित करते हैं, इनमें भी जो है इंसानों का रोल होता है, लेकिन वो ज्यादा प्रभावित नहीं करती है, वो नेचुरल ही होते हैं, पहले से आते आ रहे हैं। इसके बाद में आता है डिसीजन मेकिंग। जो एनवायरमेंट साइंस है वो हमें एनवायरमेंट इश्यूज के लिए रेस्पॉन्स करने का बताती है कि किस प्रकार से हमें रेस्पॉन्स करना है, क्या डिसीजन लेना है, जो एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है उसको किस प्रकार से रोकना है, ये चीजें बताने का काम किसका है, एनवायरमेंट स्टडीज का है। इसके बाद में एनवायरमेंट लिटरेसी, क्योंकि हम एजुकेट तो हो रहे हैं लेकिन एक्चुअल में हम उस चीज के लिए एजुकेट हो रहे हैं जिसके लिए हमें होना चाहिए। जैसे कि हम एनवायरमेंट के बारे में कम जानते हैं, ठीक है, उसको प्रॉब्लम्स को कैसे देखना है, उनका सॉल्यूशन कैसे करना है, ये चीज हमारे पास कम है, क्योंकि इसमें आगे जाकर लोगों को स्कोप कम नजर आते हैं। ठीक है, कि आगे जाकर काम क्या करेंगे, एनवायरमेंट जो है भलाई का काम है, उसमें आगे जाकर हम क्या करेंगे। तो उस चीज को समझने के लिए, ठीक है, कि हम किस प्रकार से एनवायरमेंट लॉ लाएंगे, राइट्स होंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, ये चीज समझने के लिए पहले एनवायरमेंट की लिटरेसी होना जरूरी है, एनवायरमेंट को जानना जरूरी है। ठीक है, तो उसका अध्ययन करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तब जाकर चीजों को समझेंगे। तो ये बात होती है, ये आपके एनवायरमेंट लिटरेसी को बताने का काम करती है, और ये भी एनवायरमेंट का ही, स्टडीज का ही क्या है, एक स्कोप के तौर पे है। दूसरी चीज पॉपुलेशन और हेल्थ इशू।
आजकल क्या देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वैसे वैसे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, चाहे वो आपके मॉल न्यूट्रिशन की बात हो। माल न्यूट्रिशन का मतलब न्यूट्रिएंट सही रूप में ना मिल पाना, सही मात्रा में ना मिल पाना, ठीक है। इसके अलावा और इश्यूज, हेल्थ से संबंधित इश्यू, कई प्रकार की बीमारियां, क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या फैलती है बीमारी उतनी ही जल्दी फैलती है, उसको उतने ही मौके मिलते हैं, ठीक है। तो जो आपके इश्यूज है, हेल्थ से संबंधित जो इश्यू है वो भी कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। इस चीज को बताने का काम भी एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, हाइजीन एंड हेल्थ। ओवर पॉपुलेशन का हाइजीन पे क्या इफेक्ट है, साथ में हेल्थ पे क्या इफेक्ट है। हाइजीन का मतलब साफ सुथरापन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, हम ये कहते हैं यूरोप बहुत सुंदर है, ठीक है, अमेरिका बहुत सुंदर है, वहां पर बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, या मान लो वहां पर हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि वहां की पॉपुलेशन बहुत लो है, पॉपुलेशन डेंसिटी काफी लो है। जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई होती है वहां पर हाइजीन रखना, ठीक है, साफ सुथरा रखना, ये एक जो है प्रॉब्लम रहती है, ये मान के आप चल सकते हो। क्योंकि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये जो दिक्कतें हैं, सब चीजों को संभालना, उनको हैंडल करना काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है, या प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है। तो ये पॉपुलेशन की ही प्रॉब्लम है, आई बात समझ में। ये जो आपके हाइजीन से संबंधित चीज है या ओवर पॉपुलेशन है, इसके साथ में हेल्थ से संबंधित जो इश्यू है, ये कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है किस पे, पॉपुलेशन पे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाता है इको फ्रेंडली सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। जब हम एनवायरमेंट की स्टडी करेंगे, एनवायरमेंट के बारे में अवेयर होंगे, तब जाकर हम उसी प्रकार के सॉल्यूशन लेकर आएंगे, ठीक है। जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं उसके बाद में उससे संबंधित सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो वही चीज है जो हम एनकरेज करेंगे, सस्टेनेबिलिटी को और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को, ठीक है। जब हम एनवायरमेंट के बारे में अच्छे से जानेंगे तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल का मतलब एनवायरमेंट के साथ में डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम डेवलपमेंट तो कर जाए लेकिन एनवायरमेंट पीछे रह जाए, एनवायरमेंट की कंडीशन देश में काफी ज्यादा खराब हो जाए, तो वो नहीं करना है। एनवायरमेंट के साथ में बढ़ते हुए हमें डेवलपमेंट भी करना है, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। उस चीज को कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई टेक्नोलॉजी लाकर हम जो है एनवायरमेंट को बचा रहे हैं, हमारी खुद की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसी का हम यूज करें ताकि जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा देखने को मिले, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी बात हमने अभी की है। सस्टेनेबल का मतलब है डेवलपमेंट के साथ में, मान लो डेवलपमेंट है साथ में एनवायरमेंट भी है, ठीक है, एनवायरमेंट का भी हम ख्याल रख रहे हैं, उस हिसाब से जो डेवलपमेंट है उसको हम सस्टेनेबल बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये शब्द भी काफी पॉपुलर है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आपने पढ़ा होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर तो हम कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो तो हम करेंगे, लेकिन उसमें हम एनवायरमेंट का ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे, एनवायरमेंट का। और एग्रीकल्चर में मुख्य रूप से एनवायरमेंट का मतलब होता है फील्ड का हम ध्यान रखेंगे, जो आपके मिट्टी है, सोइल है, उसका हम ध्यान रखेंगे कि वो ज्यादा खराब ना हो, उसमें केमिकल्स ऐड नहीं करेंगे, उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, उनकी संख्या कम करेंगे और नेचुरल मेथड अपनाएंगे जिससे एग्रीकल्चर सस्टेन हो, लंबी हो सके, वो चीज आपको ध्यान रखनी है, वो आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होती है। तो उसी प्रकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। फिर आ गया प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, हमको जो नॉलेज है उसका इस प्रकार से यूज करना है कि हम प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए। मान लो हम कोई सॉल्यूशन तो देते हैं लेकिन उस सॉल्यूशन को जो है इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन नहीं होने चाहिए। सॉल्यूशन इस प्रकार के होने चाहिए कि उनको हम इम्प्लीमेंट भी कर पाए, सही ढंग से लागू भी कर पाए, वो चीज यहाँ पर हमें सिखाती है एनवायरमेंट स्टडीज। इसके बाद में आ जाता है इंपोर्टेंस। अब मैंने कहा था कि इंपोर्टेंस और स्कोप लगभग एक जैसे हैं, ठीक है, चाहे वो स्कोप हो चाहे वो इंपोर्टेंस हो, दोनों चीजें एक जैसी है। तो यहाँ पर भी वही देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है, तो इंपोर्टेंस इसमें क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, हो रही है कंटिन्यू, तो डेवलपिंग जो कंट्रीज है इनमें क्या हो रहा है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉपुलेशन जैसे ही इंक्रीज होती है, कंटिन्यू बढ़ती है, तो उसका अफेक्ट एनवायरमेंट पे आता है,
ठीक है। और एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आएगा तो वो वहां पोल्यूटेड भी होगा, वहां पर एयर पोल्यूशन भी होगा, वहां पर वाटर पोल्यूशन भी होगा, और वहां पर अलग अलग प्रॉब्लम्स और देखने को मिलेगी एनवायरनमेंट से संबंधित, ठीक है। तो उन चीजों को जानना और उनका सॉल्यूशन करना, ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस के रूप में देखा जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया लिमिटेड रिसोर्स। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रिसोर्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन को हर चीज अवेलेबल करवाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज को भी मैनेज करना, ठीक है, कम रिसोर्स में हम किस प्रकार से जो है सारी पॉपुलेशन को, इतनी पॉपुलेशन को मेंटेन कर पाएंगे, सभी को हर चीज अवेलेबल करवा पाएंगे, ये चीज सिखाने का काम भी किसका है? नेचुरल रिसोर्स आर फाइनाइट, यानी कि फिक्स है, ओवर एक्सप्लॉइट, और इनको कंटिन्यू हम क्या कर रहे हैं? ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना है। ये सिखाने का भी काम भी किसका है? एनवायरमेंट स्टडीज का ही है। इसके बाद में पॉपुलेशन और हेल्थ इंपैक्ट की अभी हमने बातें की है। जो पोल्यूशन है, ठीक है, पॉपुलेशन नहीं है, पोल्यूशन की हम बात करें तो पोल्यूशन कंटिन्यू बढ़ रहा है और उसका इफेक्ट हेल्थ पे आ रहा है, ठीक है। एनवायरनमेंट से संबंधित हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन की वजह से जो दमा जैसी समस्याएं हैं, ठीक है, लंग समस्याएं हैं, वो ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा यदि वाटर की हम बात करें, वाटर पोल्यूटेड होता है तो डायरिया हो गया, जो किडनी फेलियर है वो हो गए, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम हार्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो भी काफी ज्यादा देखते हैं जब पोल्यूशन बढ़ता है तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, उसको हम किस प्रकार से जो है कंट्रोल कर सकते हैं, और एनवायरमेंट स्टडीज का अध्ययन करके, उनकी स्टडीज करके हम एनवायरमेंट को किस प्रकार से पॉपुलेशन के साथ में मैनेज कर सकते हैं, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंस होता है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो एनवायरमेंट स्टडीज है ये हमें ये बताती है कि एनवायरमेंट को पोल्यूटेड करना और एनवायरमेंट को वापस से जो है उसको सस्टेन करना या उसको सही करना, ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, ठीक है। अकेला जो वन मैन आर्मी वाला काम नहीं है ये, कि अकेला आदमी ही सब कुछ कर लेगा, उसके लिए सबको कलेक्टिवली आना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, तब जाकर हम काम कर पाएंगे किस पे? एनवायरमेंट पे, तब जाकर पोल्यूशन कम होगा और जो सस्टेनेबिलिटी है वो बढ़ेगी, एनवायरमेंट क्लीन होगा, साफ सुथरा होगा, हेल्दी होगा। और ये कब होगा? जब सब साथ करेंगे, ठीक है, सब साथ मिलकर काम करेंगे। तो वो एवरीवन मस्ट टेक एक्शन टू द प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, प्रत्येक लोगों को क्या करना है? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेनी है, काम करना है, ठीक है। बातें करने से कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं है कि हम जो है 5 लोग बैठकर बातें करके चले गए कि हाँ एनवायरमेंट की काफी ज्यादा हालत खराब है, पोल्यूशन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार की बातों से कुछ नहीं होता है। हमें क्या करना है? एक्शन लेनी है, काम करना है। ये चीज भी हमें कौन बताती है? एनवायरमेंट साइंस बताती है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अभी मैंने बताया था कि जितनी ज्यादा स्पीसीज में बायोडाइवर्सिटी होती है वो स्पीसीज उतनी ही ज्यादा हेल्दी होती है, उतनी ही ज्यादा सर्वाइव करती है, ठीक है। यदि बायोडाइवर्सिटी कम होती है तो उसका हम ये कह सकते हैं स्पीसीज का एक्सटिंक्ट होना, विलुप्त हो जाना, ये खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। जब भी बायोडाइवर्सिटी कम होती है तो एक्सटेंशन की ओर जाती है स्पीसीज, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना है कि बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना है। यहाँ पर भी एनवायरमेंट स्टडीज हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताती है, उसको बचाती है। अर्बेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज ये कंटिन्यू होती जा रही है, शहर जो है बड़े से बड़े होते जा रहे हैं और इंडस्ट्री बड़ी से बड़ी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्री और शहर जो आपके सिटीज हैं ये दोनों ही क्या करती है? पोल्यूशन करने में और एनवायरमेंट को जो है बिगाड़ने में इनका रोल काफी ज्यादा होता है। ये जो है ज्यादा वो करती है, मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। जहां भी हम एनवायरमेंट को डिग्रेड करने की, खराब करने की बात करते हैं, वहां पर मेजर जो कंट्रीब्यूटर होते हैं वो एक तो अर्बेनाइजेशन यानी कि जो शहरी लोग हैं उनका बढ़ना, शहरों का ज्यादा बढ़ना, और इंडस्ट्री, दूसरा इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो बढ़ना। इंडस्ट्री कंटिन्यू क्या करती जा रही है? पोल्यूशन फैलाती जा रही है और उस पर कोई भी पॉलिसी या कोई भी जो रेगुलेशंस है, रूल्स है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो इसकी ओर भी हमें ध्यान देना है। गवर्नमेंट पॉलिसीज और गवर्नेंस, ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज हम बना सकते हैं एनवायरमेंट के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और कौन कौन सी पॉलिसीज हमें बनानी चाहिए, तो वो सारी चीजें, और उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। पॉलिसीज बनाने से कुछ नहीं होता है, उनको इम्प्लीमेंट भी करना है, उन जो है सही ढंग से उनसे
काम भी करवाना है, ये चीज आपके इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद में आती है सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंट स्टडीज एक बैलेंस ग्रोथ के लिए जरूरी है, ठीक है। एनवायरमेंट स्टडीज किसके लिए जरूरी है? एक बैलेंस ग्रोथ के लिए जरूरी है, कंटिन्यू ग्रोथ करने के लिए और एक बैलेंस मेंटेन ग्रोथ करने के लिए जो है सस्टेनेबिलिटी या एनवायरमेंट स्टडीज जरूरी होती है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंस में ही शामिल होती है। तो ये इंपॉर्टेंस है, इन सब का आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाता है एजुकेशन और अवेयरनेस देना, ये भी चीज है। एक चीज हमने कहा था कि एनवायरमेंट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, ठीक है। यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है कि इसमें सिर्फ एक साइंस या एक सब्जेक्ट नहीं आएगा, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स का कुछ कुछ पार्ट, थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसमें शामिल होता है। आई बात समझ में? तो उसी चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। एनवायरमेंट साइंस एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है अलग अलग यहाँ पर इंटीग्रेशन देखने को मिलेंगे, यानी कि अलग अलग चीजें आकर मिलती है। सबसे पहले नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में बायोलॉजी का कुछ पार्ट होता है, केमिस्ट्री का कुछ पार्ट होता है, फिजिक्स का होता है और जियोलॉजी का होता है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जियोलॉजी, ये चारों चीजें मिलकर एनवायरमेंट जो नेचुरल साइंस है वो बनाती है, ठीक है। अब जैसे जो एनवायरमेंट के बायोटिक फैक्टर है, वो बायोटिक फैक्टर में मुख्य रूप से बायोलॉजी काम करती है, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर्स में केमिस्ट्री, फिजिक्स काम करेगी। जो मिट्टी है, सोइल है, उसमें आपके क्या काम करेगी? जियोलॉजी काम करेगी। सरफेस है, जो ऊपर वाली सब लिथोस्फीयर जिसको हम कहते हैं, उसमें जियोलॉजी काम करती है, ठीक है। इसके बाद में सोशल साइंस, जैसे कि सोशियोलॉजी कैसे काम करेगी, इकोनॉमिक्स जो आपके मानव से संबंधित जो अध्ययन है, ठीक है, एंथ्रोपोडोलॉजी, वो भी आपके इसी में काम करती है, एंथ्रोपोलॉजी। यहां पर हम बात करें अप्लाइड साइंस की, तो इंजीनियरिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हम यहां इस्तेमाल करते हैं, मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल यहां इस्तेमाल करते हैं, और स्टैटिक्स तो हर जगह काम करती है। स्टैटिक्स हर जगह आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि डाटा जहां कलेक्ट करते हैं स्टैटिक्स के द्वारा ही सारी चीजें मैनेज होती है। हम जो है प्रत्येक चीजों को गिनने या मान लो उनको जो है कैलकुलेट करने नहीं बैठते हैं, स्टैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और उससे हम एक जो है ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि लगभग इतनी रेंज में ये चीजें हो रही होगी, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन की बात करते हैं या मान लो अन्य जो चीजें हैं उनकी बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, तो वहां पर स्टैटिक्स का रोल होता है। इसके बाद में आ जाता है एथिक्स और फिलोसॉफी। तो एनवायरमेंट जो एथिक्स है और पॉलिसी प्लानिंग है, ये भी आपके एनवायरमेंट का ही एक स्टडीज का ही एक पार्ट होता है, उसका इसमें भी रोल होता है। तो इस प्रकार से जो आपका एनवायरमेंट साइंस है, ये क्या है? एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। अलग अलग जो डिसिप्लिन्स है, अलग अलग जो साइंस है, अलग अलग जो सब्जेक्ट है, वो आकर मिलकर यहाँ पर बने हैं। इसके बाद में आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं ये पढ़कर, ठीक है। या मान लो जिसने कोर्स बनाया है उसका क्या उद्देश्य है इसको पढ़ाकर, आई बात समझ में? उस चीज को हम समझना चाहते हैं। सबसे पहले नॉलेज बढ़ाना, किसके बारे में? इश्यूज ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, एंड इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। भाई इश्यू क्या क्या आ रहे हैं और उनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये दोनों चीजें समझने की कोशिश हम करते हैं, इनके बारे में नॉलेज बढ़ाते हैं, ठीक है, इनके बारे में नॉलेज बढ़ाते हैं। तो जो एनवायरमेंट इश्यूज है और देयर इम्पैक्ट, ये दोनों चीजें, एनवायरमेंट इश्यूज एंड देयर इम्पैक्ट, इसके बारे में जानना, इसके बारे में नॉलेज लेना, ये ऑब्जेक्टिव है किसका? इस कोर्स का। दूसरी बात अवेयरनेस, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि पॉल्यूशन क्या चीज है, ठीक है। यदि हम पानी खराब करेंगे तो उससे क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अधिक केमिकल डाल रहे हैं तो उसका मिट्टी पे या सोइल पे क्या रिजल्ट मिलेगा, ये पता ही नहीं है लोगों को। तो उनको अवेयर करना, उनको बताना, ये इसका पार्ट होता है, ठीक है, ये भी इसका उद्देश्य होता है। तो इंडिविजुअल टू एनवायरमेंट कंसर्न, जो एनवायरमेंट से जुड़े हुए जो कंसर्न है, जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, ठीक है, उनके बारे में लोगों को बताना, अवेयर करवाना, ये क्या होता है? दूसरा पार्ट है। इसके बाद में एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है कि जब हम पुराने टाइम की बात करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हम ये कहते थे कि पुराने टाइम में आपको मुख्य रूप से क्या देखने को मिलता है कि हमारे जो दादाजी हुआ करते थे, जो ग्रैंडफादर थे, वो जो आपकी हम कहते हैं मिट्टी थी, जिसको हम सॉइल कहते हैं, लैंड है, उसको एज ए मदर मानते थे,
ठीक है, एज ए मदर ट्रीट किया करते थे कि ये तो हमारे जीवन को सर्वाइव करवा रही है, जीवन को चला रही है, तो इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो उसी हिसाब से वो उसको माना करते थे, उसी हिसाब से उसको एक तरह से पूजा किया करते थे उसकी, ठीक है। वो चीज पहले का एटीट्यूड अलग था। आजकल क्या एटीट्यूड है, आजकल हमारा एटीट्यूड ये है कि ये तो रिसोर्स है एक, ठीक है, हमें इसका यूज करना है, ये तो एज ए रिसोर्स है जो कि हमें मिला हुआ है, हमें इसका क्या करना है, यूज करना है, और यूज नहीं ओवर यूज करना है। तो वो चीज कहीं ना कहीं आज प्रॉब्लम दे रही है, तो ये एटीट्यूड है, इसको चेंज करना है, ठीक है। तो एनकरेजिंग द कंसर्न एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, आपका जो एटीट्यूड है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि एनवायरमेंट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये समझने की हमें कोशिश करनी है, एनवायरमेंट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो हम खराब करते जा रहे हैं इसको, ठीक है, ये हमारा काम नहीं है, इसको सुधारना हमारा काम है, ठीक है, वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो किस प्रकार से हम एनवायरमेंट को मेंटेन रखें और किस प्रकार से उसको हम पोल्यूटेड ना करें, उसको खराब ना करें, ये हमारा काम होता है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, जो हमारी गलत थॉट प्रोसेस है कि बेकार चीजें हैं, रिसोर्स है, इनका तो यूज करना है, ठीक है, उस थॉट प्रोसेस को चेंज करके रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हमें इसे समझना है, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में है पार्टिसिपेशन, ओनली वन मैन आर्मी वाला काम है नहीं यहाँ पर, क्योंकि सबको साथ आना पड़ेगा तब जाकर एनवायरनमेंट क्लीन होता है। जो हम ये कहते हैं ना, यूरोपियन देश बहुत अच्छे हैं, वहां पर क्लीननेस है, क्योंकि वहां पर लोग अवेयर हैं, और जहां पर भी गलत चीज होती हुई नजर आती है तो वो बोलते हैं, ठीक है, वो उसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। हमारे क्या है कि हाँ कोई कचरा फेंक रहा है, कोई बात नहीं, फेंक रहा है हम भी फेंक देंगे, इस प्रकार की जो माइंडसेट है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सभी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एक्शन लेनी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई, तब जाकर रिजल्ट सामने आएगा। और इसका जो बताने का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि सब इन्वॉल्व हो इस चीज में, ठीक है। इसके बाद में आता है स्किल, कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करनी है जो कि जो एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर पाए। इसके बाद में आ जाता है इवोल्यूशन, और जब हम ऐसा कर पाएंगे तो एनवायरमेंट को क्या कर पाएंगे, सही ढंग से सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है। हम एनवायरमेंट प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाएंगे, अलग अलग प्रकार की एनवायरमेंट से संबंधित जो प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज है, वो बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे, और उनको जाकर बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे रिजल्ट सामने आएगा। ये ऑब्जेक्टिव अनदर ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये एनवायरमेंट के क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद में जो सेगमेंट ऑफ एनवायरमेंट है, ये हमारी नेक्स्ट क्लास का पार्ट रहेगा, नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करेंगे। यहाँ तक आपको क्लास कैसी लगी, कैसा सब्जेक्ट है, इसके बारे में सारी चीजें आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ में ही जो है क्योंकि हमने इंपॉर्टेंस, स्कोप और ऑब्जेक्टिव की खास रूप से बात की है, मेनली हमारा टॉपिक यही था, तो ये चीजें आपको किस प्रकार से समझ में आई है, ये चर्चा भी आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।